तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे, यानी यूएनओ के बारे में जानेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका विश्व स्तर पे किस लिए उसका निर्माण किया गया था, उसका इतिहास क्या है, उसका निर्माण किस लिए किया गया था और किस तरह कार्य करता है और इसका कितना भाग है और किस तरह से इसका शासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसका जो कि हम आगे बताएंगे क्या क्या इसका जो टॉपिक्स है, किसका क्या क्या इसका जो भाग है जो शासन करता है अलग अलग क्षेत्रों में और विश्व के विकास में योगदान देता है और विश्व में शांति और सुरक्षा को बहुत ही अहम योगदान देता है यूएनओ के द्वारा दिया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इसी को हम जानेंगे और साथ ही साथ वीटो पावर क्या है और वीटो पावर भारत को अभी तक क्यों नहीं शामिल किया गया है और वीटो पावर भारत को क्यों मिलना चाहिए और अभी तक जो निगेटिव तथ्य उसका क्या है और पॉजिटिव तथ्य क्या है जो कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए, जो कि बहुत सारे अभी वीटो पावर देश जो कि यूएनओ में है, चाइना, अमेरिका, रूस से फ्रांस और ब्रिटेन, जो कि 5 देश हैं जो कि वीटो पावर उस देश को मिला हुआ है, जो कि 5 देश को। तो देखिए, अभी हम देखेंगे आगे चल के कि इसका पहले जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो इतिहास है, यूएनओ का जो इतिहास है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, कब हुआ और इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है और उसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक। तो दोस्तों यहाँ पे बता सकते हैं, पहले तो जान सकते हैं हम कि अभी तो जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले के संस्था बनाया गया था जिसका नाम था राष्ट्र संघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। उसका जो निर्माण हुआ था, स्थापना हुआ था, वो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था और उसके बाद युद्ध समाप्ति के बाद 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा, जो कि 10 जनवरी 1920 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया। उसका स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हो गया सो हो गया, लेकिन अब द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। नहीं होने देने के कारण से ही राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था उस समय 10 जनवरी 1920 को, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, जो कि अगला विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध न हो। लेकिन ये राष्ट्र संघ जो रहा फेल्यूर रहा, असफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि हो गया। तो इसका फेल्यूर का जो कारण था, जो कि जर्मनी का सबसे बड़ा इसमें फेल्यूर का कारण, जर्मनी जो कि फ्रांस के क्षेत्रों को कब्जाने लगा, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और बाल्टिक देशों को भी वो आक्रमण किया जर्मनी। उस पर राष्ट्र संघ ने कोई आवाज़ नहीं उठाया, साथ ही साथ रूस पर भी जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। तो इसी के चलते राष्ट्र संघ का जो फेल्यूर हुआ, तो उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध फिर 1939 से लेकर 1945 तक 1939 से 1945 तक जो कि द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, राष्ट्र संघ का कोई वैल्यू नहीं रहा, राष्ट्र संघ का जो कि फेल्यूर हो गया, जो कि 10 जनवरी 1920 को इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद ये फेल्यूर हो गया, तो जो कि द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया। 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो बहुत सारे जो कि दुनिया में बहुत सारे लोग, सैनिक लोग जो कि मारे गए। तो इसके लिए देश में शांति और विश्व में शांति और सुरक्षा के उद्देश्य से इस संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण करने का योजना बनाया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध तो 1939 से 1945 को तक हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना किया गया, तो उसमें जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे जो एक द्वितीय विश्व युद्ध को, तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ही इस संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण करने का एक उद्देश्य बनाया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण करने का जो कि एक आवाज़ उठाया कि बनाया जाए कि विश्व स्तर पर जो कि शांति, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हुआ था। तो उसके बाद इसका जो कार्य चला, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रूपरेखा तैयार किया गया वो बड़े राष्ट्रों के द्वारा तैयार किया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के रूपरेखा को तैयार करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन हुआ था वो अमेरिका के वाशिंगटन सिटी में हुआ था, जो कि अगस्त 1944 से
चला था अगस्त 1944 से वाशिंगटन सिटी के डम्बार्टन ऑक्स भवन में हुआ था, जो कि अक्टूबर 1944 तक चला था। तो आप इस तरह से समझे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कि कुछ और तथ्य है उसके बारे में समझते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भवन का जो निर्माण किया गया है वो 17 एकड़ में किया गया है, और 17 एकड़ में किया गया और 39 मंजिला इमारत है, जो कि मैनहट्टन द्वीप में बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बिल्डिंग बना हुआ है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना हुआ है, जिसमें 39 मंजिल का वो इमारत है, जो कि 17 एकड़ भवन 17 एकड़ का जमीन पर वो बना हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है उसी 17 एकड़ में शामिल है। तो चलिए दोस्तों, आप समझे होंगे कुछ जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था उसके बारे में समझे होंगे। तो हम आगे समझते हैं इसके बारे में कुछ और। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अब हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। और इसमें जो सदस्य देश है, जो मेंबर है यूएनओ का, वो 193 देश है, 193 देश जो कि यूएनओ में शामिल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका यूएनओ का जो 6 अंग है, यूएनओ का 6 अंग है। इसमें महासभा, जिसको जनरल असेंबली बोलते हैं, और सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, और सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि ये 6 इसका अंग है यूएनओ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6 अंग है, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसमें आते हैं, जो कि यूएनओ का 6 अंग है। तो महासभा देख रहे हैं यहाँ पे। तो महासभा में जो सदस्य होते हैं, महासभा के जो मेंबर होते हैं, यूएनओ में जितना मेंबर होते हैं ना, जैसे कि 193 मेंबर यूएनओ का है, तो महासभा में भी 193 देश शामिल रहते हैं। महासभा में भी 193 मेंबर शामिल होंगे। महासभा में जो मेंबर होंगे वो यूएनओ के मेंबर होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे महासभा है और सुरक्षा परिषद है, सभी के बारे में हम पार्टिकुलर अलग अलग करके हम समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो चलिए बोर्ड पे तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। महासभा के बारे में समझते हैं, जनरल असेंबली के बारे में समझते हैं। तो महासभा को हम विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं। तो विश्व की लघु संसद हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें जो मेंबर देश हैं, सदस्य देश हैं, उसके जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि इसका जो नियमित सत्र होता है, जो कि शासनाध्यक्ष को हम प्रधानमंत्री बोलते हैं और राष्ट्राध्यक्ष को राष्ट्रपति बोलते हैं। तो यहाँ पे सभी देश के शासनाध्यक्ष, इसके जो नियमित सत्र होते हैं उसमें हर एक साल उपस्थित रहते हैं। तो इसका जो नियमित सत्र होता है वो हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और दिसंबर माह के मध्य तक चलता है, यानी दिसंबर माह के बीच तक चलता है, दिसंबर माह के मध्य तक चलता है, जो कि सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से इसका सत्र शुरू होता है, नियमित सत्र। इसमें सभी देशों के प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको विश्व की लघु संसद हम इसको इसलिए बोलते हैं। तो उसके बाद अब चलते हैं हम इसको महासभा के बारे में कुछ और जानते हैं। तो महासभा जो कि जैसे कि महासभा का जो नियमित सत्र हर एक साल जो होता है उसमें फिर नए अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर 21 उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, और साथ ही साथ 7 जो कि इसका मुख्य समिति होते हैं उसके अध्यक्ष का चुनाव होता है महासभा में। और महासभा का जो एक और पॉइंट है, जैसे कि इसका जो कोई भी प्रस्ताव पारित करना होता है तो इसके मेंबर देशों के 2/3 यानी 2/3 बहुमत से किसी भी प्रस्ताव को ये पास करेगा, महासभा के द्वारा पास किया जाता है। जैसे कि किसी नए सदस्य देशों को शामिल करना है, नए मेंबर को शामिल करना है यूएनओ में, चाहे शांति और सुरक्षा संबंधी मुद्दा जो होता है उसको, और बजट संबंधी जो भी मुद्दा होता है उसका जो प्रस्ताव पेश होता है वो सभी इसका 2/3 बहुमत के द्वारा ही प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो महासभा के बारे में जाने हैं। और इसका जो नियमित सत्र होता है, नियमित सत्र तो हर साल सितंबर माह में शुरू होता है इसका, जो और दिसंबर माह के लास्ट तक खत्म होता है, दिसंबर माह के मध्य तक खत्म होता है। तो और हाँ, महासभा के बारे में कुछ और एक पॉइंट है जो कि जैसे कि इसका जो नियमित सत्र है, नियमित सत्र के अलावा भी एक सत्र आता है जिसमें जो कि सुरक्षा परिषद की सलाह पर इसको समस्तुति पर नियमित सत्र आता लाया जा सकता है इसमें। तो नियमित सत्र जैसे कि ला सकते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति पर, चाहे नए सदस्यों के शामिल होने पर, और उसके बाद बजट को जैसे कि पेश करना है, पारित करना है, तो उसके लिए जो कि विशेष प्रकार के जो बजट होते हैं विशेष क्षेत्र के, वो सभी के लिए नियमित सत्र के अलावा भी एक अन्य सत्र को लाया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। और जैसे कि महासचिव का नियुक्ति करना है तो उसमें भी सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, इसका यूएनओ का महासचिव हो गया, नए सदस्यों को शामिल करना है तो चाहे बजट संबंधी जो भी कार्य होंगे वो सभी का इसके सलाह पर, सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा जो कि इसका निर्णय करेगा। तो चलिए हम अब देखे हैं महासभा के बारे में जाने हैं और महासभा के बारे में कुछ पॉइंट्स थे उसके बारे में जाने हैं। तो अब हम समझते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में जानते हैं। तो सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में यानी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जो समझते हैं, जो कि यूएनओ का मुख्य हिस्सा है, मुख्य अंग है, जो कि यूएनओ का कार्यपालिका इसको बोला जाता है सुरक्षा परिषद को। तो यहाँ पे जिसमें सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, 15 मेंबर सुरक्षा परिषद में होते हैं, जिनमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी होते हैं, जो कि 15 मेंबर में 10 अस्थायी मेंबर और 5 अस्थायी मेंबर यानी 10 जो टेम्पोररी मेंबर होते हैं और 5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं। तो 10 जो कि अस्थायी मेंबर है उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों का होता है और 5 जो अस्थायी मेंबर है उनका जो कार्यकाल है सो अनंत है। और अस्थायी सदस्यों का महासभा के 2/3 बहुमत के द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। तो और 5 जो अस्थायी देश है उसको एक पावर प्राप्त है, पावर जो कि मिला हुआ है, शक्ति मिला हुआ है, जिसको बोलते हैं वीटो पावर बोलते हैं। तो वीटो पावर जो वीटो शक्ति है वो क्या है, जो कि 5 देश को मिला हुआ है, जो कि अस्थायी देश है। तो 5 अस्थायी देश कौन कौन है, जिसमें है अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। ये सभी 5 देश को अस्थायी सदस्य में वीटो शक्ति प्राप्त है यूएनओ में। तो वीटो शक्ति का पावर क्या होता है वो आगे जानेंगे। और तब तक हम पहले जानते हैं सुरक्षा परिषद के कुछ और पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानते हैं। सुरक्षा परिषद में जैसे कि सुरक्षा परिषद का जो कोई भी जैसे कि कोई मामला संबंधी जो प्रक्रिया करना होगा तो उसमें 15 में से 9 सदस्य का होना जरूरी है। 15 में से 9 जो मेंबर हैं उनका होना जरूरी है। कोई भी प्रक्रिया संबंधी जो मामला होगा सुरक्षा परिषद का उसमें 15 में से 9 को उपस्थित होना जरूरी है, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य का तो होना जरूरी है। उसके बाद 4 जो है अस्थायी सदस्य में से रहना चाहिए, माने 4 अस्थायी सदस्य में से टेम्पोररी मेंबर में से 4 रहना चाहिए और 5 तो कंपल्सरी है, एकदम जरूरी है कि 5 सदस्य जैसे 15 में से अगर अनुपस्थित है 15 में से 6 मेंबर तो 9 मेंबर जरूरी है सुरक्षा परिषद में कोई भी कार्य को, मामला को, प्रक्रिया को निर्वाहित करने के लिए। तो जैसे कि 10 में से 4 रहना चाहिए और 5 तो रहेगा, यानी 9 मेंबर का रहना आवश्यक है। अस्थायी तो रहेगा ही और 4 इसमें से ले लेंगे तो हो जाएगा 9। तो 15 में से 9 मेंबर का होना सुरक्षा परिषद में बहुत ही आवश्यकता है कोई मामला संबंधी प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए। तो चलिए आप समझे हैं। तो अब जब समझते हैं जो 5 सदस्य हैं उसका जो वीटो पावर है वो वीटो पावर होता है क्या है। तो वीटो पावर एक विशेष प्रकार का शक्ति होता है। जैसे कि अच्छा सुरक्षा परिषद का जो गठन किया गया था, सुरक्षा परिषद का गठन इसलिए किया गया क्योंकि विश्व में शांति और सुरक्षा के सभी विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इसे स्थापित किया गया सुरक्षा परिषद का, जो इसका अंग है यूएनओ का। तो इसमें 15 सदस्य देश हैं, इसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। इसको वीटो पावर के बारे में समझते हैं। तो वीटो पावर जो होता है, वीटो पावर जैसे कि कोई भी देश से जो 5 जो अस्थायी देश हैं वो किसी भी प्रस्ताव पर महासभा में वीटो कर सकते हैं। अगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अगर अस्थायी सदस्य में से एक भी मेंबर नकारात्मक वोट डाल दे, नकारात्मक वोट किसी मुद्दा पर अगर डाल दे तो वो वीटो रद्द, वो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा और जो भी प्रस्ताव होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। जब अगर 5 का सकारात्मक मत है तो प्रस्ताव को लागू किया जाएगा, नहीं तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी। तो अस्थायी सदस्य में से एक मेंबर भी उस प्रस्ताव के लिए नकारात्मक वोट डाल देता है तो खारिज कर दिया जाएगा। तो चलिए आप समझे होंगे 10 अस्थायी और 5 अस्थायी वीटो पावर। और वीटो पावर का एक और जैसे कि वीटो पावर अभी भारत को नहीं मिला हुआ है, तो वीटो पावर अभी 5 ही देश को है। तो वीटो पावर भारत को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वो हम आगे बताएंगे। और इसका नकारात्मक तथ्य क्या है जो कि वीटो पावर भारत को नहीं मिल रहा है और भारत को क्यों देना चाहिए वीटो पावर, वो समझेंगे। तो चलिए अब सुरक्षा परिषद के बारे में आप समझे हैं, और जिसमें आप जो कि अभी हमको अच्छा से डिटेल से समझा दिए हैं। तो आगे समझते हैं हम आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में, जो कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में हमको यही समझना है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद एक अस्थायी संस्था है, जो कि इसका जो कि 1/3 जो कि मेंबर होते हैं वो प्रत्येक वर्ष
पदमुक्त होते हैं, और जो कि अवकाश प्राप्त जो मेंबर होते हैं वो पुनः निर्वाचित हो सकते हैं इसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद में। और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है, और प्रत्येक वर्ष में इसके 1/3 मेंबर पदमुक्त होते हैं। और हाँ, आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो बैठक होता है वो वर्ष में 2 बार होता है, जो कि अप्रैल के महीना में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होता है, और जुलाई के महीना में जो कि स्विट्जरलैंड के एक शहर है जेनेवा में होता है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद का ये सभी टॉपिक था। और आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो कि कुछ इसका जो विभिन्न प्रकार से इसको चलाने के लिए बहुत सारे संस्था का निर्माण किया गया है, जिसमें है कि यूनिसेफ हो गया, आपको जैसे आर्थिक और रोजगार योजना हो गया, तथा जनसंख्या और यातायात योजना हो गया। ये सभी जैसे कि जनसंख्या और यातायात आयोग हुआ, और साथ ही साथ आर्थिक और रोजगार आयोग, और यूनिसेफ हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये सभी जो कि आर्थिक और सामाजिक परिषद का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि जो भी पिछड़ा हुआ देश है, उसमें जो गरीबी रेखा है और जो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलप्ड जहाँ पे जनसंख्या डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे रोजगार नहीं है, उस रोजगार को अवसर को बढ़ाया जाए, हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। वो सभी माने जो मानव का जीवन का जो उपयोगी जो धारणाएं होती हैं वो सभी का पूरा करने का जो एक कार्य करता है, जो कि आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो चलिए आप समझे होंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में, तो आगे समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं प्रन्यास परिषद के बारे में। प्रन्यास परिषद जो कि इसका जो चौथा भाग है प्रन्यास परिषद यूएनओ का, उसके बारे में जानते हैं। तो प्रन्यास परिषद क्या है? तो प्रन्यास परिषद जो है, जैसे कि प्रन्यास परिषद राष्ट्र संघ के समय में एक मैंडेट व्यवस्था था। तो मैंडेट व्यवस्था जो था, तो मैंडेट व्यवस्था को ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक उसको उसी व्यवस्था के स्थान पर एक न्यास पद्धति लाया। तो न्यास पद्धति में यह चर्चा किया गया, उसका सिद्धांत न्यास पद्धति का यह रखा गया, यह है कि जैसे कि कोई भी अगर देश जो कि कोई प्रदेश विशेष का कोई भी देश जो कि वहाँ का जो शासक है वो शासन करने में असमर्थ है, वहाँ का जो कि आदिम दशा के देश जो कि गरीब देश जो है वहाँ पे शासन का अच्छी सुविधा नहीं है प्रशासन का, तो उस देश को विकसित देश के द्वारा उस पर शासन करके उसको सिखाया जाए कि किस तरह से शासन किया जाता है, और जब तक वो शासन करने में समर्थ नहीं हो जाता है तब तक उसको नहीं छोड़ा जाता है। उसको शासन करने का पूरा तौर तरीका सिखाना, वो सभी अर्थव्यवस्था कैसे चलाया जाता है, रक्षा क्षेत्र, जो भी क्षेत्र को विकास करने का जो श्रेय करना होता है वो विकसित देशों के द्वारा उस प्रदेश को, उस देश को जो कि शासन करने में असमर्थ है उसको सहायता प्रदान करना ही न्यास पद्धति कहलाता है, जो कि प्रन्यास परिषद के अंतर्गत आता है न्यास पद्धति। और हाँ, एक बात और कि उस देश का अपने उसको शोषण करके अपना स्वार्थ के लिए उसको शोषण नहीं करना है, उसको अपना अच्छा ज्ञान देना है और अच्छे तरह से शासन व्यवस्था को सिखाना है, और जब तक वो सीख नहीं जाए तब तक उसको सिखाते ही रहना है, और सीख जाए तो उसको उसके हाथों में बागडोर शासन का दे दे, और उसके बाद यही इसका प्रन्यास परिषद का मतलब होता है, जो कि न्यास पद्धति के द्वारा इसका संचालन किया जाता है प्रन्यास परिषद का। तो चलिए अब आगे समझते हैं, हम सचिवालय के बारे में समझते हैं। तो सचिवालय क्या है? सचिवालय जो होता है वो यूनाइटेड नेशन का जो कि दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है, यानी लिखा पढ़ी ऑफिशियल जो वर्क होता है सचिवालय में ही किया जाता है। यूएनओ का सचिवालय में सभी जो कि कागजी और रिटर्न जो भी कार्य होते हैं, ऑफिशियल कार्य होते हैं, वो सचिवालय में किया जाता है। और सचिवालय का जो प्रमुख होते हैं वो महासचिव होते हैं। तो सचिवालय का प्रमुख जो कि महासचिव होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो कि सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि इसके महासचिव होते हैं। सचिवालय के जो महासचिव होते हैं, जिसको यूएनओ का भी सचिव हम बोलते हैं, तो यूएनओ का सचिव जो होते हैं उसको सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा के द्वारा चुना जाता है, जो कि सचिवालय के महासचिव को। तो यहाँ पे 5 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है सचिवालय के सचिव का, महासचिव का, जो कि यूएनओ का भी सचिव, हम एग्जाम में पूछेगा कि यूएनओ का महासचिव कौन है, तो सचिवालय का ही वो महासचिव जो होता है वो यूएनओ का भी महासचिव होता है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और सचिवालय के जो महासचिव होते हैं उसको यूएनओ का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अधिकारी भी बोला जाता है।
तो चलिए सचिवालय के बारे में भी जब जान गए हैं तो अब आगे समझते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कुछ तथ्य है उसके बारे में समझते हैं। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 3 अप्रैल 1946 को 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ था, जो नीदरलैंड के हेग में हुआ था। नीदरलैंड का एक सिटी है हेग, वहीं पे इसका 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो कि संविधान में जो कि 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद शामिल हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका जो कि कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का। और प्रत्येक 3 वर्ष पे 5 न्यायाधीशों को अवकाश दिया जाता है। माने कि होता है कि प्रत्येक 3 वर्ष पे 5 न्यायाधीशों को अवकाश दिया जाता है, ठीक है। और जैसे कि एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यकारी भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। और इसके अलावा जो भाषा का प्रयोग किया जाता है यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो है स्पेनिश है, अरबी है, चाइनीज है और रशियन भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब यूएनओ के बारे में सभी टॉपिक्स को समझे हैं, अच्छी तरह से विस्तार से समझे हैं, आप डिटेल से समझे हैं यूएनओ के बारे में। इसके कितने अंग हैं, इसके कितने अंगों के जो कार्य हैं उसके बारे में समझे हैं, कितने सदस्य हैं, इसका स्थापना किए कब हुआ, इसका इतिहास कब है। अब समझते हैं वीटो के स्पेशलिस्ट वीटो के बारे में समझते हैं कि भारत को वीटो क्यों नहीं दिया जा रहा है और क्यों भारत को वीटो मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि भारत को वीटो पावर अभी तक क्यों नहीं मिला और भारत को वीटो पावर क्यों मिलना चाहिए और भारत को वीटो देने में कौन टांग अड़ाता है, बीच में कौन प्रतिबंधित करता है भारत को वीटो के लिए, उसके बारे में जानते हैं। और भारत को वीटो के लिए पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो वीटो पावर है, वीटो पावर वो यूएनओ के अस्थायी मेंबर को, जो कि यूएनओ के जो अस्थायी मेंबर 5 मेंबर है, चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि ये 5 मेंबर जो कि परमानेंट मेंबर हैं, उनको वीटो शक्ति प्राप्त है। तो वीटो शक्ति बहुत ही पावरफुल पावर होता है, जो कि और कोई दुनिया एक तरफ हो जाएगा, एक अस्थायी सदस्य जो होता है जिसके पास वीटो पावर होता है वो अकेले नकारात्मक वोट डाल देगा तो सभी प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, अगर दुनिया एक तरफ भी हो जाए तो देखिए यहाँ पे अभी जैसे कि वीटो पावर में जैसे कि भारत को भी क्यों नहीं वीटो पावर दिया गया है। तो भारत का जो कि वीटो पावर इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि एक तो 2 संस्था है, एनपीटी और सीटीबीटी है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड सीटीबीटी, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि ये जो संगठन है, संस्था है, जो कि एनपीटी कहता है कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाना है, इसका निर्माण नहीं करना है, इसका विस्तार नहीं करना है, और सीटीबीटी कहता है कि इसका परीक्षण नहीं करना है परमाणु बम का। तो ये सभी रूल पर भारत, जो कि ये सभी पर सिग्नेचर भारत नहीं किया, हस्ताक्षर भारत नहीं किया है, सीटीबीटी पे भारत ने साइन नहीं किया है, तो इसी के कारण वीटो पावर भारत को नहीं दिया जा रहा है। और इस यूएनओ का कहना है जो अस्थायी देश है, जो परमानेंट मेंबर, वही परमाणु बम रख सकता है और कोई देश नहीं रख सकता है, ना परीक्षण कर सकता है। तो सीटीबीटी का ये रूल है। तो माने और दुनिया करेगा और से मुंह देखेगा तो करबे ना करेगा। सीटीबीटी के अनुसार सीटीबीटी रूल को फॉलो क्या करेगा, जब करेगा तो दुनिया पूरा बंद करो, न्यूक्लियर बम को हटाओ पूरा दुनिया से। तो भारत बोला कि भारत कहा कि हम हटाएंगे तभी जब दुनिया हटाएगा, जब सब रखेगा तो हम भी रखेंगे परमाणु बम। तो उसका रूल है कि सीटीबीटी में है कि अस्थायी सदस्य रख सकते हैं और अस्थायी जो अन्य मेंबर है वो नहीं रख सकते हैं परमाणु बम। तो इसके रूल के अनुसार, और साथ ही साथ कश्मीर का जो इशू है उस पर जो चाइना जो है वीटो कर देता है। चाइना जैसे कि भारत को वीटो पावर नहीं देने में चाइना का सबसे बड़ा हाथ है। तो चाइना वीटो पावर इसलिए नहीं देना चाहता है भारत को क्योंकि जान रहा है कि कश्मीर का जो मुद्दा चल रहा है भारत पाकिस्तान का, तो कश्मीर का जो मुद्दा चल रहा है भारत पाकिस्तान का, उसमें वो पीओ के जो भारत का जो पीओ का जो हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का ही अंग है, तो उसी से एक रास्ता पास करता है सीपीईसी। तो सीपीईसी जो कि चाइना से पाकिस्तान को जोड़ेगा, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका फुल फॉर्म हुआ सीपीईसी का। तो जान रहा है कि अगर वीटो पावर इंडिया को मिल जाएगा तो इंडिया तुरंत उसको वीटो पावर रहेगा तो पीओ को तुरंत अपना कब्जा में कर लेगा, अटैक करके उसको छीन लेगा पाकिस्तान से। तो मेरा सीपीईसी सड़क भी
चला जाएगा। तो वीटो पावर का एक पावर होता है, वीटो पावर भारत को मिल जाएगा तो तुरंत पाकिस्तान पर हमला करके भारत पीओके को ले सकता है। तो देख लिए होंगे कि भारत को अब देना चाहिए वीटो पावर, क्योंकि भारत जो कि अर्थव्यवस्था में भी अच्छा कदम उठाया है, और साथ ही साथ जो कि मेडिकल साइंस में जो कि कोरोना वायरस के समय जो कि वैक्सीन का निर्माण किया, बहुत देशों को, गरीब देशों को दिया, फ्री में दिया वैक्सीन, और जो कि अनाज संबंधी, फूड संबंधी, खाद्य सामग्री जो कि पड़ोसी देशों को भारत हमेशा पहुंचाते रहता है, मदद करते रहता है। और साथ ही साथ इसका WHO के ऊपर इसका पहचान भी है कि हाँ, भारत कितना वैक्सीन बनाया और कितना लोगों का जान बचाया। और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में भी इसका क्षेत्रफल भी भारत का ज़्यादा है, और अर्थव्यवस्था में भी भारत बहुत ही आगे है। तो भारत को देना चाहिए वीटो पावर, क्योंकि भारत जिस समय यूएनओ का जो स्थापना हुआ था उस समय भारत इसका मेंबर बना था यूएनओ का। तो देखिए इस तरह से भारत को मेंबरशिप देना चाहिए, अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर का, जो कि मिलना चाहिए भारत को। तो एक संगठन है G4 संगठन है, जिसमें भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान आते हैं। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान आते हैं। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान जो कि G4 कंट्री आते हैं, जिसमें भारत से चर्चा किया गया है यूएन में कि G4 देश में से एक देश को वीटो पावर दिया जाना चाहिए। तो इसमें भारत सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर सामने आया है। तो देखिए भारत को कब तक वीटो पावर मिलता है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।